Hello and welcome to the video series on solutions to the previous year's papers. In the previous video, I have solved the topic electrochemistry, and in today's video, I will be solving chapter chemical kinetics from physical chemistry class 12. All the previous year's questions right from 2020 to 2024, I'll be solving each and every question in detail. So let's start. Before watching this video, kindly go through the other videos on the previous chapters which I have already uploaded on my channel. Let us start with the टॉपिक नाउ बिफोर प्रोसीडिंग बच्चों हमेशा याद रखो कि क्वेश्चन पेपर आप साइड में रखो अपने पास। ठीक है, आपके पास अगर बुक है, कोई रेफरेंस मटेरियल है या कोई पीडीएफ फाइल है तो क्वेश्चन पेपर सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर नहीं है तो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस तो आप नोट डाउन करो, सो यू कैन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट बिकॉज इन ईच एंड एवरी वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द सोल्यूशन चैप्टर वाइज। ठीक है, so this is the questions which are asked right from 2020 to 2024. You can quickly take a screenshot so that I can proceed. Okay, now let us start with the first question. The first question is write the mathematical expression between half-life of a zero order reaction and its rate constant. ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है कि we need to write down the relation between half life of a zero order reaction and its rate constant. So half life for zero order क्या होता है? T half is equal to A naught, that is initial concentration of the reactant upon 2K. K is nothing but rate constant, and the square bracket indicates the concentration. Okay, molar concentration. First order reaction का भी आप नोट डाउन करो T half, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, so it is T half is equal to 0.693 upon K. The next question is, which is asked in March 2020, define instantaneous rate of reaction. अभी instantaneous का मतलब क्या होता है बच्चों? एक स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक मोमेंट पे जो रिएक्शन कैरी आउट हो रहा है उसी को हम कहेंगे instantaneous rate of reaction. Okay, next is now pseudo order reaction, या तो इसे हम लोग pseudo first order reaction भी कह सकते हैं. Now always remember what do you mean by pseudo first order reaction. Now there are certain reaction which are actually which are behaving like a second order reaction but they are actually first order reaction. तो ऐसे टाइप के रिएक्शंस को हम कहते हैं pseudo first order reaction. अब इसका मतलब क्या है? Let us take one example. Now if I look into this example, we have a methyl acetate plus water and then we get acetic acid and methanol. ठीक है, we are getting what? Acetic acid and methanol. So that means यहाँ इसमें ढेर सारा पानी है. Okay, so now rate law क्या होगा इसका? Rate law is nothing but it is dependent upon the concentration of only and only reactant. हमेशा याद रखो बच्चों, अगर आपको रेट लॉ लिखना है तो हमेशा इट इज व्हाट? इट इज डिपेंडेंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली रिएक्टेंट. तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है? मिथाइल एसिटेट एंड वाटर. तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल एसिटेट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, ये अगर आप लिखोगे तो दैट विल गिव अस रेट लॉ. एंड डेफिनेटली यहाँ पे रेट कांस्टेंट भी लिखना है. तो K डैश यहाँ पे हमने कंसिडर किया है कि रेट कांस्टेंट है, राइट? अभी यहाँ पे ये रिएक्शन इट इज एक्सपेक्टेड कि इट शुड फॉलो सेकंड ऑर्डर. व्हाई सेकंड ऑर्डर? क्योंकि यहाँ पे इसका पावर कितना है? 1. द सेकंड वन इज अगेन पावर 1, सो 1 + 1 हमें कितना मिलेगा? 2. इसी को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम फाइंड आउट करते हैं, राइट? अभी यहाँ पे सॉल्वेंट क्या लिया है हमने? वाटर विच इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस. ढेर सारा पानी है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर थोड़ा भी चेंज अगर हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन में मैं चेंज कर रही हूँ दोनों का, तो यहाँ पे मिथाइल एसिटेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा चेंज होगा बट वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? इट विल ऑलमोस्ट इट विल बी व्हाट? सेम, क्योंकि ढेर सारा पानी है, लार्ज एक्सेस में है. तो अगर हमने चेंज भी किया है तो ज्यादा फर्क नहीं होगा वाटर में, उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा जो पहले था. ठीक है, सो आई कैन से दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वाटर it remains constant even if I change the concentration. ठीक है, यहाँ पे इसीलिए वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या लेना है? कांस्टेंट. सो ये K डैश है तो इसे हमने लिया है K डबल डैश, राइट? नेक्स्ट इज नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इट इन दिस इक्वेशन. सो K डैश ऑलरेडी था, वाटर का K डबल डैश. सो K डैश एंड K डबल डैश को हमने टुगेदर वी हैव रिटन इट एज व्हाट? K. ठीक है, दोनों को मिला के K लिखा है. तो अगर यहाँ पे दोनों को मिला के K लिखा है तो रेट ऑफ रिएक्शन नाउ इट इज ओनली एंड ओनली डिपेंडेंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल एसिटेट. ठीक है, और कहीं पे भी किसी भी रिएक्टेंट पे वो डिपेंड नहीं है. तो यहाँ पे इसका पावर क्या है? 1 है. तो पावर या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन दिस केस विल बी व्हाट? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो आई क्विकली रिवाइज. सो सूडो ऑर्डर में क्या था बच्चों? एक्चुअली वो एक्सपेक्टेड क्या था ऑर्डर? इट वाज एक्सपेक्टेड कि वो सेकंड ऑर्डर शो करे बट वो बट यहाँ पे ऑर्डर क्या दिखा रहा है? ऑर्डर इट विल बी फर्स्ट ऑर्डर. एंड एग्जांपल्स आप ढेर सारे एग्जांपल्स ले सकते हो जहाँ पे वाटर एक्सेस में यूज किया गया है. अगर एक्सेस में वाटर यूज किया है तो डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा चेंज नहीं दिखता है. ठीक है, नेक्स्ट इज नाउ डिफाइन आइसोमॉर्फिज्म. ये तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में डिफाइन कर दिया है सॉलिड स्टेट में. नेक्स्ट इज डिराइव इंटीग्रेटेड लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो यहाँ पे हमें डिराइव करना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम में पूछा गया है. सो क्विकली वी विल सॉल्व. नाउ लेट अस कंसीडर ए, इट इज गिविंग अस प्रोडक्ट. ठीक है, एक कोई तो रिएक्शन है जहाँ पे ए इज अ रिएक्टेंट, इट इज गिविंग अस व्हाट? प्रोडक्ट.
अभी मैंने कहा था कि रेट लॉ जब भी आप लिखते हो बच्चों, हमेशा याद रखो, रेट लॉ इज व्हाट, इट इज नथिंग बट इट इज डिपेंडेंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। ओके, एंड ये माइनस क्यों डाला गया है? बिकॉज रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, डिक्रीज होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी माइनस। क्लियर? नेक्स्ट इज नाउ वी हैव रेट, एज आई सेड रेट इट इज डिपेंडेंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो रेट का भी फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। तो ये कौन सा फॉर्मूला है? दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड ये फॉर्मूला हमें मिला है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। ठीक है, दोनों भी रेट है तो यहाँ पे हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। नाउ दिस कैरीज हाफ मार्क। नाउ द फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये दोनों को इक्वेट कर दिया है, अगेन दिस कैरीज हाफ मार्क। ओके, आगे क्या करना है आपको? ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन को हमने दूसरे साइड पे ले लिया है, तो रिमेंबर ये प्लस नहीं होगा, ठीक है, माइनस ही रहेगा ये। नेक्स्ट इज, अभी यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, लेट अस टेक इट एज ए नॉट। टाइम क्या होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन? मतलब जब टाइम जीरो है, ठीक है, टाइम जीरो है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? ए नॉट होगा। अगर टाइम कुछ तो एक पर्टिकुलर टाइम है सपोज, ठीक है, तो वो टाइम को हम ले लेंगे टी, ठीक है, 5 सेकेंड 10 सेकेंड कुछ भी हो सकता है वो, तो वो टाइम को हमने कंसिडर किया है टी, तो वो टी पे, वो टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? ए टी, ठीक है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट इज नाउ, ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे इंटीग्रेट ही करना है हमें, तो इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग विद इन द लिमिट्स ए नॉट टू ए टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बाई ए, एंड देन यहाँ पे के, यहाँ पे हमने कांस्टेंट ले लिया है बिकॉज के इज नथिंग बट रेट कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी विद इन द लिमिट्स 0 टू टी। ओके, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dx by x, dx by x क्या होता है? ln a, ln x। ओके, dx by x क्या होता है बच्चों? इट इज ln x, ln इज नथिंग बट नेचुरल लोगैरिथम। ओके, इट इज व्हाट? नेचुरल लोगैरिथम। नाउ ln हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ln a अगेन विद इन द लिमिट्स, यहाँ पे हमने ब्रैकेट के बाहर डाल दिया है, माइनस के, देन यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ dx इज नथिंग बट x, सो इंटीग्रेशन ऑफ dt विल बी t, तो यहाँ पे विद इन द लिमिट 0 टू t। नेक्स्ट इज नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करते हैं, तो दिस विल गिव अस ln at माइनस ln a नॉट, यहाँ पे भी k तो कांस्टेंट रहेगा, t माइनस 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओनली t, तो माइनस के टी यहाँ पे होगा। ओके, नेक्स्ट इज नाउ ln या log जब भी नेगेटिव में होता है तो वो बेसिकली क्या होता है? डिवीजन, राइट? सो यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन, सो ln at अपॉन a नॉट बन जाएगा ये, एंड राइट हैंड साइड पे एज इट इज, अगेन दिस कैरीज हाफ मार्क। नेक्स्ट इज नाउ k को एक साइड पे आप रखोगे, बाकी सब दूसरे साइड पे लेके जाओगे, तो t अगर दूसरे साइड पे जाएगा तो इट विल बिकम 1 अपॉन t, एंड यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पे मैं और एक स्टेप लिख रही हूँ, t इज इक्वल टू ln, ओके, ln a t अपॉन a नॉट, ओके, एंड देन यहाँ पे सॉरी k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, एंड माइनस को भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। अभी ये मैंने अगर ए टी एंड ए नॉट को रिवर्स कर दिया, मतलब यहाँ पे हमने डाल दिया है ए नॉट एंड ए टी को नीचे, तो ये तो उल्टा कर दिया, तो यहाँ पे साइन भी क्या हो जाएगा? उल्टा, दैट मीन्स द साइन विल बिकम प्लस, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस 1 अपॉन टी ln ए नॉट अपॉन ए टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स दे मेक मिस्टेक, यहाँ तो गलती से माइनस डाल देते हैं, माइनस नहीं डाल दिया तो यहाँ पे ए टी बाई ए जीरो एज इट इज लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन करना है बच्चों, डू नॉट मेक मिस्टेक इन दिस। एंड देन इसके बाद में ln को आपको क्या करना है? यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू log, तो ln टू log में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है बच्चों? यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद 2.303। मैंने बहुत सारे पेपर चेक किए हैं जहां पे बच्चों ने माइनस लिखा है, रिमेंबर डब्ल्यू मैक्स में माइनस ऑलरेडी इक्वेशन में है, इसीलिए वहां पे -2.303, तो बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन है कि 2.303 है या माइनस, माइनस नहीं है यहाँ पे, माइनस तो वहां पे एक्सप्रेशन में था इसीलिए हमने लिखा है, बट ln टू log में कन्वर्ट करना है तो इट इज ओनली एंड ओनली मल्टीप्लाइड विद 2.303, देन रेस्ट ऑफ द थिंग विल रिमेन एज इट इज। सो दिस इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कहाँ पे मार्किंग स्कीम, यहाँ पे आप जस्ट एक बार देख लो कि मार्किंग स्कीम कैसा है। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स, ठीक है, तो कैसे डिवाइड किया है? हाफ मार्क फॉर राइटिंग द रेट, हाफ मार्क फॉर रीअरेंजिंग, देन हाफ मार्क फॉर इंटीग्रेट, half mark for writing the expression in terms of ln, then half mark for rearranging, and then the last half mark for converting into log, ln to log. Okay, so this is how the marking scheme is according to the board, because I have checked many board papers and we need to follow the same pattern. Okay, next is again pseudo first order reaction, तो already हमने कर दिया है ये। Okay, define half life of first order reaction. Now this is asked in March 2022. So half life क्या होता है बच्चों? It is the time required for the reactant concentration to fall half of its initial value, ठीक है, I mean to say suppose ये A है, A to product में convert हो रहा है, ठीक है, so यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है ये reactant को, ये reactant के concentration को to fall half of its initial value, मतलब इसका initial value जो था उसके half तक ये reduce होना है, तो वो reduction के लिए कितना टाइम लग रहा है? That is called as half life period. Okay,
एंड देन द एक्सप्रेशन फॉर द हाफ लाइफ पीरियड, जस्ट नाउ वी स्टडीड अबाउट इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अभी हमने देखा कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ का एक्सप्रेशन कैसे आपको डिराइव करना है। तो ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ से ही हाफ लाइफ आप बना सकते हो। ओके, रिमेंबर दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर। पूरे सिलेबस में आपके दो टाइप की रिएक्शंस है, फर्स्ट ऑर्डर एंड द सेकंड वन इज जीरो ऑर्डर। तो दोनों के लिए डिफरेंट इंटीग्रेटेड रेट लॉ है एंड डिफरेंट हाफ लाइफ पीरियड एक्सप्रेशन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो दिस इज वी आर स्टडिंग फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि एक्सप्रेशन कैसे होगा। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि ये जो फाइनल है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के हाफ, आई मीन टू से सपोज ये यहाँ पे मैंने ले लिया है 0.04, ठीक है, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था। यहाँ पे एटी हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इसका हाफ क्या होगा 0.02, मतलब 0.02 होने तक कितना टाइम हमें लग रहा है, कितना टाइम इज रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हाफ लाइफ पीरियड। सो बेसिकली ए टी क्या होना चाहिए, ए नॉट अपॉन टू, दैट इज हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे ए टी की जगह पे हम लिखेंगे ए नॉट बाय टू, ए टी की जगह पे ए नॉट बाय टू लिखेंगे, तो ये तब जाके टी क्या होगा बच्चों, ये टी विल बी व्हाट, इट विल बी हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो टी की जगह पे क्या आ जाएगा, टी हाफ। ओके, नाउ ए नॉट कैंसिल, नाउ दिस इज ए डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी। तो नॉर्मल मैथ्स हम लोग क्या करते हैं कि ये सी ऊपर चला जाएगा, यस और नो। सो व्हाट वी डू इज वी आर गोइंग टू कैंसिल ए नॉट एंड ये डिनोमिनेटर का कहां पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में। तो ये बन गया log ऑफ 2, एंड log ऑफ 2 क्या होता है 0.3010। मैंने सारे log कैलकुलेशन फॉर द चैप्टर सॉलिड स्टेट ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है इन माय प्रीवियस वीडियो। सो आपको अगर कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू log कैलकुलेशन कैसे करना है log से, तो यू कैन गो थ्रू माय दैट वीडियो। ओके, now coming to the calculation part, simply you are going to multiply and then the final answer is p half is equal to 0.693 upon k. ठीक है, नेक्स्ट इज नाउ सितंबर 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाई द मोलिकुलरिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्री रिएक्शन। सो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मोलिकुलरिटी होता क्या है बच्चों। मोलिकुलरिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दे आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, तो दैट इज कॉल्ड एज मोलिकुलरिटी। अब यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है, ये वन है, यहाँ पे वन है, ठीक है, NO1 है, O3 1 है, सो डेफिनेटली मोलिकुलरिटी कितना होगा 1 + 1 2। सो इसका मोलिकुलरिटी इज बायमोलिक्यूलर, या तो सिंपली आप 2 भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% completion of a first order reaction is 3 times the time required for 90% completion. Now ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था बच्चों कि इसे हमें कैसे सॉल्व करना है, क्विकली वी विल हैव अ लुक। सबसे पहले तो आपको ध्यान क्या देना है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, रिमेंबर केमिकल काइनेटिक्स की न्यूमेरिकल्स बच्चों बहुत इजी है, क्योंकि हार्डली कुछ फॉर्मुलेस हैं इसमें, ठीक है, तो वो उतने ही फॉर्मुलेस आपको याद रखना है। सबसे पहले तो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ का फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर, देन जीरो ऑर्डर, half life formula for first order zero order, and then the next one more formula that is temperature dependence या तो Arrhenius equation। तो इतना ही है आपको याद रखना है, ठीक है। द मोमेंट यू गो थ्रू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना है, तो ये तो हमने अभी जस्ट स्टडी किया है कि कैसे सॉल्व करना है इसे, तो ये तो हो गया। देन यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें टाइम को शो करना है required for 99.9% completion. Okay, that means T 99.9%, it is equal to 3 times T 90%. तो दिस इज द एक्सप्रेशन वी नीड टू शो। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, ये टी के लिए एक एक्सप्रेशन बनाएंगे, फिर इसके लिए एक एक्सप्रेशन बनाएंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू कंपेयर इट। ओके, या तो उसे रेशियो में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। सो क्विकली वी विल हैव अ लुक नाउ। टी को एक साइड पे रख दिया है हमने, एंड बाकी सब दूसरे टर्म्स को दूसरे साइड पे ले लेना है। सो दिस विल बी फॉर हाफ मार्क। नेक्स्ट इज नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। यहाँ पे T90 के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं, ठीक है। तो T90 मतलब क्या होता है बच्चों, इनिशियली तो 100 था, ठीक है, इनिशियली क्या था कॉन्सेंट्रेशन 100, सो 100 में से 90% कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो कितना रिएक्टेंट बचा है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट कितना बचेगा 10। तो ये बन गया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो दिस इज फॉर हाफ मार्क। देन T90 सिंपल आपको कैलकुलेट करना है, दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल, log ऑफ 10 इज 1। यहाँ पे फाइनल क्या एक्सप्रेशन आएगा 2.303 अपॉन k, बिकॉज हमें k का वैल्यू नहीं पता है, तो वी विल कीप दिस थिंग एज इट इज। नाउ कमिंग टू T99.9, सेम लॉजिक अप्लाई करोगे। सबसे पहले तो 100 था, 100 में से प्रोडक्ट में कितना कंप्लीट हुआ है, या पूरा रिएक्शन कंप्लीट कितना हुआ है 99.9। इसका मतलब 99.9 इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो बचा कितना है 100 माइनस 99.9 कितना होता है 0.1। तो ये हो गया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ओके, एंड देन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। अब यहाँ पे सॉल्व भी कैसे करना है, ये log ऑफ 3 कहाँ से आया है वो मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको। तो ये 100 है, ठीक है, तो ये 0.1 है, तो 0.1 को हम 1 इंटू 10 टू द पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, राइट में शिफ्ट कर रहे हो तो पावर माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो इसे हम न्यूमरेटर में लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 100 इंटू 10 टू द पावर +1, तो ये बेसिकली 10⁻³ हो गया। 10⁻³ का log क्या होता है 3 log of 10, एंड 3 log of 10 इज नथिंग बट 3, क्योंकि log of 10 इज 1, सो इसीलिए इसका log क्या आ गया 3।
ठीक है, एंड देन 3 आ गया है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से तो ये 2.303 के जो है, ओके 2.303 के जो है ये सेम थिंग है यहाँ पे। सो इन प्लेस ऑफ 2.303 अपॉन के हम T90 लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा एक्सपेक्टेड, जो भी हमें रिक्वायर्ड था एक्सप्रेशन, वी गॉट इट द सेम थिंग। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। नेक्स्ट इज a chemical reaction occurs in the following step, and this question is asked in July 2022. Okay, remember ये question 2022 में पूछा गया है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को अभी कैसे सॉल्व करना है, एंड दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है एंड बहुत सिंपल है। अगर आपके पास में 2 ऑप्शन है जहां पे डेरिवेशन लिखना है 3 मार्क के लिए, एंड ऐसा कुछ क्वेश्चन है 3 मार्क के लिए, आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि टाइम सेविंग है, प्लस बहुत इजी है सॉल्व करने के लिए, एंड थर्डली डेफिनेटली अगर आपने सॉल्व किया है तो आंसर मोस्टली करेक्ट ही होगा अगर आपको कंसेप्ट पता है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ इसमें याद रखने जैसा है नहीं। ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट इज राइट द इक्वेशन ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। तो हमें क्या करना है, ओवरऑल रिएक्शन का इक्वेशन लिखना है। अब ये कैसे लिखना है हमें, सबसे पहले तो ये 2 रिएक्शन हमें दिया गया है, तो 2 रिएक्शन का नेट रिएक्शन हम ढूंढेंगे। ठीक है, तो नेट रिएक्शन कैसे ढूंढना है, दोनों को ऐड करना है हमें। तो जब भी आप दोनों को ऐड करोगे तो जो भी लाइक टर्म्स है ऑन दी ऑपोजिट साइड दे विल गेट कैंसिल आउट। मतलब ऑपोजिट साइड पे अगर सेम स्पीशीज है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, सेम साइड पे है तो वो एड अप होंगे। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन ऑपोजिट साइड पे है तो ये कैंसिल हो चुका है। और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं। ओके, सो दिस इज बीन कैंसिल। सो व्हाइल राइटिंग द ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, एनओ एनओ 2 एनओ है तो ये बन जाएगा 2NO2। ओके, एज यू कैन सी ओवर हियर दिस इज ओके 2NO2। देन यहाँ पे F2 एज इट इज, यहाँ पे भी F2 है। ठीक है, देन NO2 NO2F, ये क्या बन जाएगा बच्चों, दिस विल बिकम 2NO2F। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन द ओवरऑल रिएक्शन। सो वेरी सिंपल, एंड ये कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है, 1 मार्क के लिए। ओके, राइट डाउन द रेट लॉ। रेट लॉ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। रेट लॉ इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। हमेशा ये याद रखो कि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे ही पूरा रेट डिपेंड होता है। एंड कौन से रिएक्शन का रेट लॉ लिखेंगे हम बच्चों, जो भी रिएक्शन स्लो रिएक्शन है उसी का रेट लॉ आपको फाइंड आउट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। ओके, तो रिएक्शन में ऑलरेडी ब्रैकेट में मेंशन रहेगा, क्योंकि एक से ज्यादा रिएक्शंस होते हैं उसी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एंड ईच एंड एवरी स्टेप को हम कहते हैं एलिमेंट्री स्टेप। एंड डेफिनेटली एक से ज्यादा रिएक्शन है तो एक रिएक्शन स्लो होगा तो दूसरा फास्ट होगा, राइट। एंड जो भी स्लो रिएक्शन है उसी का आपको रेट लॉ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सा है हमारे पास में, स्लो रिएक्शन, इट इज द फर्स्ट वन। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन कौन है, NO2 है एंड F2। तो रेट लिखते वक्त आप क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू K concentration of NO2 into concentration of F2। Clear? So this is how you are going to answer this question, and this is for 1 mark, not for half mark. Okay, this is for 1 mark. नेक्स्ट इज द थर्ड क्वेश्चन, क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट। वेरी इंपॉर्टेंट, 101% ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन रहता ही है, या तो वो इंटरमीडिएट पूछेंगे या तो कैटलिस्ट पूछेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बता रही हूँ। अगर कैटलिस्ट पूछा है तो आपको क्या याद रखना है, सी स्टैंड्स फॉर कैटलिस्ट, देन कंज्यूम्ड एंड फॉर्म्ड, ऐसे याद रखो। अभी ये क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। तो सी इज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट जब भी आपको पूछा गया है तो याद रखो कि पहले कैटलिस्ट कंज्यूम्ड हो जाता है, मतलब कैंसिल आउट होगा, एंड देन इट इज फॉर्म्ड, मतलब फिर से फॉर्म होगा एंड प्रोडक्ट में आपको दिखेगा वो। ठीक है, इंटरमीडिएट है तो इट विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, सबसे पहले तो फॉर्म होगा एक स्टेप में, एंड देन इट इज कंज्यूम्ड, मतलब प्रोडक्ट में ये आपको नहीं दिखेगा इंटरमीडिएट। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया हमें इंटरमीडिएट, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन सा पहले फॉर्म हुआ है एंड देन इट इज कंज्यूम्ड। तो यहाँ पे पहले रिएक्शन अगर आप देखोगे NO2F2, एंड देन क्या हुआ है, F फॉर्म हुआ है। ठीक है, NO2F भी फॉर्म हुआ है, बट अभी देखते हैं कि सेकंड स्टेप में ये दोनों में से कौन कंज्यूम्ड हो चुका है। तो कंज्यूम कौन हुआ है, F, क्योंकि यहाँ पे F था, यहाँ पे प्रोडक्ट में F नहीं है। ओके, प्रोडक्ट में NO2F है, अभी भी है, तो NO2F नहीं है आपका इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट कौन होगा, इंटरमीडिएट विल बी फ्लोरीन। और एक ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, जब भी इंटरमीडिएट आपको ढूंढना है सबसे पहले तो आप देखो कि कौन सा स्पीशीज कैंसिल आउट हुआ है। तो कौन सा कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। तो जो भी कैंसिल हो रहा है ना, हमेशा याद रखो या तो वो कैटलिस्ट होगा या तो इंटरमीडिएट। कैटलिस्ट के लिए मैंने अभी कहा था कि फोकस करो कि F ये क्या हो रहा है, पहले फॉर्म, एंड देन यहाँ पे कंज्यूम्ड हो चुका है क्योंकि प्रोडक्ट में ये है ही नहीं, तो ये क्या बन गया, इंटरमीडिएट। ठीक है, क्लियर? So you're going to write down the answer that the intermediate is F, since it is what, it is getting consumed and then sorry, it is first formed and then it is getting consumed. Okay, coming to pseudo first order reaction, already मैंने explain कर दिया है ये। The next one is derive the integrated rate law for zero order reaction। जैसे कि मैंने कहा integrated rate law for first and zero दोनों important है, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। Now A it is getting converted to product। तो सबसे पहले हमने कैसे स्टार्ट किया था, we have written the instantaneous rate of reaction। So instantaneous rate of reaction कैसे होगा इसका, okay, this is the instantaneous rate of reaction, that is
the rate, it is what? It is directly proportional, or it is dependent upon the concentration of the reactant upon time taken. Okay, it is the decrease in the concentration of the reactant upon time taken. Rate law कैसे लिखना है? Rate law is nothing but it is the rate, it is dependent upon concentration of the reactant. So only reactant हमने लिखा है and rate constant यहाँ पे लिखना है. ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन नहीं डालना है आपको रेट लॉ में, इंस्टेंटेनियस में ही डालना है. इसके बाद में हमने क्या किया था? We have rearranged the terms, but before rearranging, remember K into ए नॉट. ठीक है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना है. तो ये ए नॉट है, ए नॉट यहाँ पे इसका पावर क्या होगा बच्चों? इसका पावर है 0, बिकॉज इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये वाला एक्सप्रेशन या इक्वेशन समझ में नहीं आता है, तो सिंपली बाय हार्ट कर देते हैं. डोंट डू दैट. ठीक है, ए नॉट है यहाँ पे, इसका ऑर्डर 0 है, क्योंकि हम लोग किसके लिए ढूंढ रहे हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सो रेट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इट इज व्हाट? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. मतलब जीरो ऑर्डर के लिए रेट बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है. तो अगर ये ए नॉट रेज टू 0 है, तो एनीथिंग रेज टू 0 विल बी इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 1. सो के इंटू 1, इट विल गिव अस के. इसके बाद में कुछ नहीं है, आपको सिंपली सेम मेथड फॉलो करना है जो प्रीवियस एक्सप्रेशन में हमने किया है. यू जस्ट रीअरेंज द टर्म्स. रीअरेंजिंग डी ए, देन माइनस को दूसरी साइड लेके जाओ, माइनस के डी टी. इसके बाद में हमने क्या किया था? कुछ याद है बच्चों? व्हाट वी हैव डन? वी हैव टेकन द इंटीग्रेशन. सो यू टेक द इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड्स विद इन द लिमिट ए नॉट टू ए टी. देन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है? एक्स. तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या हो जाएगा? ए. इंटीग्रेशन ऑफ डी टी विल बी टी. देन अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर, यहाँ पे माइनस के टी. देन माइनस को आप दूसरे साइड पे लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? ये रिवर्स उल्टा कर देना है, मतलब ए नॉट पहले आएगा एंड देन ए टी. ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है. एंड देन दिस इज फॉर हाफ मार्क. सो दिस इज द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. इसी को आप के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी ऐसे भी लिख सकते हो. ओके, द नेक्स्ट वन, नाउ एज यू कैन सी, वेरी इंपॉर्टेंट. एज आई सेड, मैंने पहले ही कहा था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत बार पूछा गया है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये मार्च 2023 में भी पूछा है. सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कैसे सॉल्व करना है ये भी मैंने आपको बताया. तो एवरीथिंग, सी द क्वेश्चन, द वैल्यूज, एवरीथिंग इज एज इट इज सेम है, एक्जैक्टली सेम है. तो बहुत सारे चांसेस है बच्चों की रिपीटेड क्वेश्चंस पूछेंगे आपको, तो प्लीज आप सॉल्व करो प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस. देन अगेन देखो, ये भी रिपीट हो चुका है, रेट लॉ. सो इवन इफ यू सॉल्व दीस क्वेश्चंस ना, तो भी मोर देन इनफ. ठीक है, आराम से आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो. Then write the Arrhenius equation. Derive an expression to determine the activation energy for two different temperatures, T1 and T2. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? We are going to what? Write the Arrhenius equation. So Arrhenius equation क्या होता है? K is equal to AE raised to minus EA upon RT. तो ये expression आपको याद रखना है. ठीक है, यहाँ पे K क्या है? K is the rate constant. EA is activation energy. R क्या होता है? Molar gas constant, temperature. Then A is called as a frequency factor या तो pre-exponential factor. अभी हमें डेरिवेशन लिखना है, यहाँ पे डिराइव करना है फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एरिनियस इक्वेशन से. एरिनियस लिख दिया. यहाँ पे हमें क्या करना है? लॉग लेना है, दैट इज ln ऑन बोथ द साइड्स. तो यहाँ पे हमने ले लिया ln k. एंड राइट साइड में जब भी हम ln लिखते हैं तो हमेशा याद रखो, मैंने कहा था ये जो पावर है ये आपको आगे लिखना है. ठीक है, सो दिस विल गिव अस व्हाट? माइनस ई ए आर टी. ओके, माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस ln a. सो ये जो एक्सपोनेंट है यहाँ पे, ठीक है, हमेशा ये याद रखो, अगर मैं यहाँ पे ln a e रेज टू माइनस ई ए अपॉन आर टी ऐसा कुछ लिख रही हूँ, तो ये जो भी एक्सपोनेंट का ln जो होगा, इट विल बी नथिंग बट द पावर. ये पावर को एज इट इज आपको आगे लिखना है. ठीक है, ये एक्सपोनेंट रेज टू वट एवर इट इज, यू राइट इट डाउन फर्स्ट एंड देन ln a प्लस ln a. ओके, इसके बाद में यू आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस ln टू लॉग. तो ये हो गया लॉग माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी. एंड यहाँ पे भी लॉग. तो अभी यहाँ पे डिविजन में कैसे आया है लॉग, सॉरी डिवीजन में कैसे 2.303 आया है? आई राइट इट डाउन. सबसे पहले तो ln टू लॉग में कन्वर्ट करना है, तो यू मल्टीप्लाई इट विद 2.303. तो यहाँ पे 2.303 के ये हो गया ई ए अपॉन आर टी, क्योंकि यहाँ पे तो ln है नहीं, प्लस देन यहाँ पे 2.303 लॉग ऑफ ए, ऐसे ही लिखते हैं ना हम. ठीक है, इसके बाद में क्या करना है? डिवाइड एवरीथिंग विद 2.303. अगर आप डिवाइड करोगे तो ये निकल गया, ये निकल गया. ठीक है, एंड देन यहाँ पे 2.303 आ गया. ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है. नेक्स्ट इज नाउ, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन तो हमने लिख दिया है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन. नाउ फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, यहाँ पे टू डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए यहाँ पे ये हो जाएगा T1. ये T1 है तो ये K1 बन गया. बाकी सब एज इट इज लिखना है, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट ही रहेगा. ठीक है, यहाँ पे K2 एंड देन T2. तो क्या क्या कांस्टेंट है? दिस इज सेम. ठीक है, दिस इज सेम, सो दिस विल कैंसल आउट. ओके, दिस विल कैंसल आउट एंड देन व्हाट वी आर लेफ्ट विद? माइनस ई ए दिस थिंग माइनस दिस वन. ठीक है, सो हमें लॉग ऑफ K2 माइनस लॉग ऑफ K1 करना है. तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन लिख दिया. इसमें यहाँ पे कॉमन क्या है बच्चों? यहाँ पे अगर हमने कॉमन ले लिया है ई ए अपॉन 2.303 आर, अगेन ये कॉमन ले लिया हमने, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में इट विल बी माइनस 1 अपॉन T2 प्लस 1 अपॉन T1. तो इसे रीअरेंज करेंगे तो पहले आप लिखो 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2.
then cross multiply, you will get the final expression in this way. So this is the final expression, okay, for Arrhenius equation for two different temperatures. Again, this is also very important. The next question is, it is asked in March 2024. For the reaction A plus B, it gives product. This is the standard expression given to us. यहाँ पे क्या दिया गया है, अगर B doubled है at constant A, the rate of reaction is also doubled. ठीक है, if A को हमने ट्रिपल किया and B को हमने डबल किया, तो rate of reaction क्या होता है बच्चों, it increases by 6. Calculate the rate equation. अभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना भी बहुत सिंपल है. सबसे पहले तो हमने लिख दिया है इक्वेशन. जो भी क्वेश्चन में रिएक्शन दिया है, स्टैंडर्ड रिएक्शन, सबसे पहले तो आप उसे लिखिए. इसके बाद में आपको क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है. तो ये हो गया रेट, देन के ए रेस टू एक्स. ठीक है, ए रेस टू एक्स मतलब यहाँ पे कुछ पावर रहेगा ए को, यहाँ पे बी को कुछ पावर रहेगा. ठीक है, तो वो हमें पता नहीं है, वो हमें ढूंढना है. अभी क्वेश्चन में दिया गया है कि B इज डबल्ड, B इज डबल्ड, तो रेट भी डबल हो जाएगा. तो यहाँ पे हमने B को डबल लिख दिया, दैट मीन्स 2, एंड रेट भी 2. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको फॉर्मूला जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है एंड देन यू जस्ट एक्सपांड इट. यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया है हमने, ये 2 रेस टू y है एंड d रेस टू y, तो ये सेपरेटली लिख दिया. दिस इज इक्वेशन नंबर 2 कैरिंग हाफ मार्क. द नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है हमें कि A इज ट्रिपल्ड, A को ट्रिपल्ड करना है एंड B इज डबल, मतलब 3 इंटू A एंड 2 इंटू B, तो तब जाके रेट क्या होता है, 6 टाइम्स होगा. तो अगर रेट 6 टाइम्स हो रहा है तो यहाँ पे 6 इंटू रेट, देन इसके बाद में you are going to write down this expression as equation number 3. This is also for half mark. तो equation number 2 हमें मिल गया, equation number 3 मिल गया है हमें. तो हमें अभी करना क्या है, we are going to divide it. Okay, we are going to what? We are going to divide it and then find out the value for x and y. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास में स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन जो है फर्स्ट, देन इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों को हम डिवाइड करेंगे. वाई ये दोनों को डिवाइड करेंगे, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं देखूँ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे मुझे ए भी नहीं पता है, दैट मीन्स एक्स नहीं पता है, मुझे वाई भी नहीं पता है. तो मैं ऐसे इक्वेशंस सेलेक्ट करूंगी जहां पे कोई एक टर्म कैंसिल आउट हो जाए. अगर एक कैंसिल आउट हो रहा है तो दूसरा अपने आप आपको वैल्यू मिल जाएगा उसका. तो यहाँ पे 1 एंड 2 में अगर मैं देखूं तो ए रेस टू एक्स एंड ए रेस टू एक्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो बचा क्या है, वाई बचा है, तो वाई का वैल्यू अपने आप आपको मिल जाएगा, राइट. तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो के एंड के कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो बचा क्या है अपने पास में, दिस रेट सिंपली उसको कैंसिल कर दो. 2 रेस टू 1, ओके, 2 इज नथिंग बट 2 रेस टू 1. यहाँ पे b रेस टू y ये भी कैंसिल, तो 2 रेस टू y बचा है. तो जब भी बेस, ठीक है, बेस अगर सेम है तो पावर्स भी सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं. तो यहाँ पे 2 एंड 2 है तो y इज इक्वल टू 1, सो ऑर्डर विल बी व्हाट, इट विल बी 1. अभी यहाँ पे हमें y मिल गया है. अभी एक टर्म अगर मिल गया है तो डेफिनेटली दूसरा टर्म तो इजीली मिल जाएगा. इनिशियली हमारे पास में दोनों भी नहीं थे, ठीक है, इसीलिए हमने ऐसा इक्वेशन सेलेक्ट किया जहां पे कोई एक लाइक टर्म कैंसिल आउट हो जाए. यहाँ पे क्या करना है नाउ, यू डिवाइड 3 by 1, तो 3 को 1 से डिवाइड करोगे, अगेन दिस थिंग विल गेट कैंसिल, दिस विल गेट कैंसिल. यहाँ पे क्या बचा है, 3 रेस टू एक्स, 2 रेस टू y. हमें अभी पता है y का वैल्यू कितना है बच्चों, इट इज 1, सब्स्टिट्यूटेड, देन 6 इज इक्वल टू 3 रेस टू x. 6 इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 3 रेस टू, ओके, यहाँ पे 3 raised to x. Now 6 is equal to 3 raised to x into 2. So 2 and this will go 3. So 3 is equal to 3 raised to x. तो यहाँ पे मुझे पावर्स सेम करने के लिए बेस ऑलरेडी सेम है, तो 3 raised to nothing means 3 raised to 1. तो x यहाँ पे अगेन इट इज 1. ओके, सो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. आई गिव यू वन मोर ट्रिक हाउ टू सॉल्व. सपोज यहाँ पे 8 होता एंड देन यहाँ पे रहता कुछ 2 raised to x. तो बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं मैम यहाँ पे तो 2 है नहीं, अभी हम x को कैसे इक्वेट करें, क्योंकि यहाँ पे बेस 2 है. तो क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड को 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करो. लेफ्ट हैंड साइड को 2 के फॉर्म में मतलब 2 raised to 3 ही 8 होता है ना, 8 को हम 2 raised to 3 लिख सकते हैं. यहाँ पे बेस सेम हो गया है तो x विल बी इक्वल टू 3. ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है बाकी के सारे क्वेश्चंस. नाउ वी हैव रिटन x एंड y, दोनों के वैल्यू मिल गए. रेट में आप सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट दी रेट लॉ एक्सप्रेशन. क्लियर, तो इसी तरीके से ढेर सारे क्वेश्चंस सिमिलर टाइप के आप सॉल्व कर सकते हो. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ऑलरेडी हमने डिराइव कर दिया है हाफ लाइफ एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, सो मेनी क्वेश्चंस आर रिपीटेड बच्चों, मेनी क्वेश्चंस आर रिपीटेड. सो यहीं से आपको अंदाजा मिल जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस या कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो उसके अकॉर्डिंगली हैव टू स्टडी स्मार्ट. ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर टॉपिक ऑफ केमिकल काइनेटिक्स राइट फ्रॉम 2020 to 2024. All the questions we have solved, right? In the next video I will be discussing the next chapter, that is solution and colligative properties. So if you like my video, keep watching all the other videos. It will be really very helpful for you. So we'll stop here. Thank you.